अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बतों के, जहाँ से चुराता वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सब कुछ होने के बाद तकरीबन सुबह के 8 बजे इशिका के घर में एंट्री होती है रूही की। जब वहाँ से एंट्री होती है, दरवाज़ा खोलती है एक मासी जो यहाँ साफ सफाई करती है, वो सीधा ना यहाँ वहाँ देखते ही सीधा जाके इशिका के रूम की तरफ बढ़ जाती है। इशिका जो बहुत गहरी नींद में थी तो दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती है। इशिका की एक आदत थी, वो दरवाज़ा लॉक करके नहीं सोती थी। दरवाज़ा को मतलब लॉक नहीं करती थी, बंद ज़रूर करती थी, लॉक नहीं करती थी। वो बिना नॉक किए वो अंदर चली जाती, अंदर जाके दरवाज़ा वो बंद कर देती है। जैसे ही बंद कर देती तो सामने देखती बेड पर इशिका बहुत सुकून से सो रही है, और वो कहती है मेरा सुकून बर्बाद करके खुद कितनी सुकून से सो रही है। इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस कंडीशन में हूँ, इन्हें बस अपनी सोचनी है। वो उसके पास जाती है, पहले उसके चेहरे को देखती है बड़े प्यार से, और उसके चेहरे पर आराम से झुक के उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। इशिका जो गहरी नींद में थी, उसे एहसास होता है कि उसके होंठों पर किसी ने होंठ रखा है, और एक झटके से आंखें खोल देती। जैसे ही आंखें खोलती खुद के ऊपर रूही को देखती है, तो वो बहुत ज़ोर से पुश करती है रूही को बहुत ज़ोर से पुश करके रूही को बेड से गिरा देती। वो बेड से गिर जाती है रूही, जिस तरह से वो उसे पुश करती है। वो उठ के बैठती है, कहती क्या बदतमीज़ी है। तुम्हें किसने कहा मेरे रूम में आने के लिए? मुझे किसने कहा आपके रूम में आने के लिए? मुझे किसने कहा आपकी ज़िंदगी में आने के लिए? मुझे किसने कहा? मेरे दिल ने कहा। मेरे दिल ने कहा आपकी ज़िंदगी में आना है, मेरे दिल ने कहा मुझे आपके रूम में आना है, और मेरे दिल ने कहा आपको किस करना है। ये सब कुछ ना इस कमबख्त दिल का है, सब कुछ इस दिल का वजह से है। दुआ कीजिए दिल की धड़कनें बंद हो जाए, फिर आप भी सुकून से रहेंगी, मैं भी सुकून से रहूँगी। लेकिन जब तक ये दिल की धड़कनें चलेंगी, जब तक मेरा दिल मुझे कहेगा ये सब करने के लिए, तो मैं करती रहूँगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? रात को आपको सुकून से नींद आ गई क्या? इस रूम को मैंने इतनी मोहब्बत से सजाया था, इस रूम को मैंने एक एक चीज़ को अपने हाथों से सजाया था। आपको तकलीफ़ नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ इस रूम को साफ करते हुए? इस रूम को साफ करते हुए देख भी तो लेती। बस हुक्म दे दिया कि मुझे इस कमरे में कुछ चाहिए नहीं, कुछ देखना ही नहीं है, इस रूम को साफ करो, किसी चीज़ को आपको हाथ नहीं लगानी। तो इस मुट्ठी में गुलाब को बंद करके क्यों बैठी हैं आप? क्यों इस गुलाब को पकड़ के सो चुकी हैं आप? और आपकी आंखों की नमी क्यों? आपकी आंखें नम क्यों थी जब आप इस गुलाब को मुट्ठी में कस लेते? अरे इसने तो आपके हाथ को जख्म भी कर लिया है। नहीं है प्यार, कुछ भी नहीं है, तो ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? क्या आपका दिल भी मेरे दिल की तरह पागल है क्या? आपके दिल भी आपको रोक नहीं पा रहा, लेकिन रोक तो आप खुद को अच्छी तरह रहे, दिल की ना मानकर। वो कितना ना एक गाना है ना, कौन सा गाना है? दिल की मानो तो जग उठ जाए, जब जग की मानो तो दिल तो उठ जाए। कौन सा मुझे गाना याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा मैं आपको बता दूंगी वो गाना, ठीक है? लेकिन याद आएगा मुझे, इतना तो यकीन है मुझे। जब याद आएगा मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आपका ये इस सीने में दिल है या पत्थर, ये बता दीजिए मुझे। तुम बदतमीजी कर रही हो, और इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जाओ यहाँ से। हाँ, जाने के लिए तो आई हो आपकी ज़िंदगी से। ये जब सुनती है तो इशिका उसे घूर के देखती है। अरे हाँ, वैसे घूर के देख रही है, आना भी नहीं देना चाहती है, जाने भी नहीं देना चाहती है। कैसी हैं आप, बताइए मुझे, कैसी हैं आप? अगर आप चाहते तो मैं आपकी ज़िंदगी में आ जाऊँ ना, तो आने दीजिए ज़िंदगी में। लेकिन आप आने ही नहीं देते मुझे, बिल्कुल भी नहीं आने देते। अब मैं जाने की बात कर रहा हूँ तो आपकी आंखें निकल आई। क्या क्या आप घूर क्यों रहे हैं? आप अपने करीब आने नहीं देते चाहते, दूर जाने नहीं देना चाहते, तो चाहते क्या है आप? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। फ़िलहाल तुम घर जाओ, सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी मेरी फैमिली उठ जाएगी। अरे आज संडे के दिन सब लोग आराम करते, जल्दी कोई नहीं उठता। आप भी नहीं उठे थे जल्दी, मैंने आपको उठाया था। देखो तो उसकी तरफ देखती, तुम्हारे हाथ को मैं ख्याल, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। हाँ, जिस तरह से आपने पुश किया था, जाहिर सी बात है ना, नीचे तक फूल गिरे तो नहीं थे जिसके मैं ऊपर गिर जाती और मुझे चोट ना लगती। दिखाओ मुझे। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, ये छोटी सी तकलीफ है, ठीक हो जाएगी। इस दर्द को मैं झेल लूँगी। लेकिन उस दर्द की बात कीजिए ना, जो दर्द आप मुझे दे रहे हैं, जिसका मैं दिखा भी नहीं सकती, जिसका खून भी नहीं निकल सकता, जो लोग देख भी नहीं सकते, अंदर से होती है, उसे कहते हैं दिल।
दिल को आप मेरी ज़ख्मी कर चुकी हैं, इतना ज़ख्मी कर चुकी है ना कि उससे खून तो बहता है लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। आपको क्या, किसी को भी नज़र नहीं आएगा मेरे दिल के खून को। इस तरह आप मेरे दिल का खून कर रही हैं। देखो, फ़िल्मी बातें मत करो। हाँ, आपको तो हर चीज़ फ़िल्मी लगती है, मेरी बातें फ़िल्मी लगती है, मैं फ़िल्मी लगती हूँ, मेरी मोहब्बत आपको शर्त लगती है, मज़ाक लगती है, झूठ लगती है, सब कुछ तो लगती है आपको मेरी मोहब्बत। अब मैं फ़िल्मी ही सही। चलिए, एक और ख़िताब आपने मुझे दे दिया, इससे भी अपने लाइफ़ में चीज़ में ऐड कर लेती हूँ। झूठी और शर्त लगाने वाली, शर्त से प्यार करने वाली, चैलेंज लेने वाली, अब फ़िल्मी, नॉट बैड। इतने अच्छे किताब देने के लिए शुक्रिया मिस इशिका अय्यर, शुक्रिया। मैं लड़ना चाहती हूँ, मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो आपके अप्पा से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपसे कैसे लड़ूँ? कैसे लड़ूँ आपसे? कैसे मैं आपसे कहूँ कि आप भी मुझसे प्यार कीजिए? अगर आप प्यार करेंगे तो मुझे लड़ने में मज़ा आएगा, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ अपनी ज़िद में रहना है। मेरी मोहब्बत की तौहीन की है आपने। मेरी मोहब्बत जो इस कमरे में मैंने, आपको पता है, इसे सजाते हुए मुझे 1-2 घंटे लगे थे और आपने इसको आधे घंटे में क्लियर कर दिया। ऐसा लगा ना जैसे कि आपने अपने दिल से मुझे बिल्कुल पूरी तरह से निकाल के फेंक दिया। यही सोच के बैठी थी, लेकिन बाद में जब मैंने देखा आपकी आंखों की नमी, आपके हाथों में ये पकड़ा हुआ गुलाब जिसे पकड़ के आप अब भी सो रही थी, इसे देखकर मुझे खुद को रोक नहीं पाई और मैंने अपने होंठों पर अपने होंठ रख दिए। किस नहीं किया, बस आपको एहसास दिलाया। ये एहसास मेरे लिए काफ़ी है, इस चीज़ को सोचने के लिए काफ़ी है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। ये फूल बस यहाँ गिरा तो मैं इसे फेंकने वाली थी। अच्छा, तो फेंक दीजिए, जाइए, वो रहा डस्टबिन, फेंक दीजिए, ये बात है। तो ये करके वो जाके वो डस्टबिन उसी के सामने डस्टबिन में फेंक देती है। तो कहती है, हो गया, अब जा सकती है तुम यहाँ से। इशिका, 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 ये बच्चों जैसी हरकत करने से ये साबित हो जाएगा कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। चले, मान लेते एक पल के लिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि आपने ये चीज़ें हरकत की, इससे मुझे लगा कि आपको मुझसे प्यार नहीं। तो ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है। तो उसकी तरफ बड़े गौर से देख रही थी। मैं यहाँ से जाऊँ ना, तो दुआ करना कोई गाड़ी, छोटी नहीं, बड़ी गाड़ी, वो आए, मुझे कुचल के ले जाए, या फिर मैं पानी में डूब के मर जाऊँ, या फिर सुसाइड में नहीं कर सकती, सॉरी, सुसाइड करना मेरी वो भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, उतनी मोहब्बत मैं अपनी मॉम डैड से भी करती हूँ, क्योंकि मैं उनकी दुनिया हूँ, उन्हें मुश्किल से मिली हूँ, बहुत दुआओं से मिली हूँ, तो खुद को ख़त्म तो खैर में नहीं कर सकती। हाँ, बस ये दुआ कीजिएगा कि मैं मर जाऊँ किसी हादसे के तौर पर। बकवास बंद रखो, बकवास नहीं, सच है। आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का यही रास्ता है मेरे पास, इसके अलावा कोई रास्ता नज़र आती ही नहीं है। अगर आपके पास है तो बता दीजिए, बहुत अच्छा रास्ता, अच्छा रास्ता यही है, तुम खुद खुश रहो और मुझे खुश रहने दो। ओके, तो मेरे जाने से, मेरे आपसे दूर रहने से आप खुश रहेंगी? बिल्कुल रहूँगी, क्यों नहीं रहूँगी। ठीक है, दिया आपको खुशी, जाइए खुश रहिए। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने मुझसे नहीं पूछा किस तरह से मैं आपको ये खुशी दूंगी। क्या मतलब? मतलब ये, मैं आपसे दूर जा रही हूँ, बहुत दूर, जिससे आप खुश रहेंगे। मेरी मॉम डैड को तकलीफ़ होगी, लेकिन उन्हें खुश रहना चाहिए, क्योंकि इस बार मेरे बस में नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे आपसे बहुत दूर लेके जा रहा है, बहुत दूर, जिससे मैं आपके सामने नहीं आऊँगी, आपको तंग नहीं करूँगी, आपसे बातें नहीं करूँगी। उसकी सांस फूलने लगती है, उसके चेहरे से पसीने आ रहे थे। इशिका डर जाती, तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आपसे दूर जाने की कोशिश। आप ही तो कह रही है ना मैं आपसे दूर चली जाऊँ। बहुत दूर जा रही हूँ, हाँ इतना कहूँगी। मुझे अगर कुछ हो गया ना, तो मेरे जाने के बाद मॉम डैड का ख्याल रखना। वो भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मुझसे करते हैं। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्या किया है तुमने? मैं कुछ नहीं किया है, लेकिन आपके लफ्ज़ मुझे दिल में महसूस हो रहे हैं और मेरा दिल भी कह रहा है बस बंद हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीने से तो किसी को फ़र्क पड़ेगा ही नहीं।
तो मेरा दिल भी बंद हो रहा है और मेरी सांसें भी रुक रही हैं। तो उसके पास आती नहीं, मेरे पास मत आइएगा। अगर आप मेरे पास आई ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप चाहती है मैं ज़िंदा रहूं, आप चाहती है मैं सांसें लूं। बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे झूठी तसल्ली दे, झूठा प्यार दिखाए। तुम्हारी तबीयत को क्या हो रहा है? ये तुम्हारे हाथ की जख्म सी वजह से हो रहा है जहाँ खून दे रहा है। इसके जख्म को छोड़िए ना, कहा ना इस जख्म से कोई लेन देन नहीं मेरा है, बस आपसे दूर जा रही हूँ। हाँ, रिक्वेस्ट अब भी करती हूँ, मेरे जाने के बाद मॉम डैड का ख्याल रखना। हाँ, तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे, तुमसे कोई शिकायत भी नहीं करेंगे कि उनकी बेटी की मौत की वजह तुम हो। क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। नहीं, मेरे पास बिल्कुल मत आना, बिल्कुल भी नहीं, आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसी तरह खुश रहिए, इसी तरह इनकार पर डटे रहिए, क्योंकि आपकी इनकार बेस्ट है। आप बेस्ट हो, मेरी ज़िंदगी की वो पहली खुशी हो जो मुझे नहीं मिली। मेरी मोम डैड ने मुझे सोने की चम्मच से शहद खिलाया। मेरी मोम डैड ने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सारी खुशियाँ। बस एक चीज़ खुशी को छोड़कर जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई, उससे मेरी मोम ने नहीं दिया मुझे। मेरी मोम ने मुझे उस खुशी को नहीं दिया। मैं उस खुशी के लिए तरसी हूँ, उस खुशी के लिए रोई हूँ, रोती भी हूँ आपके लिए, उनके सामने नहीं, अकेले में। लेकिन वो माँ बाप है, उन्हें पता चल जाता है कि मेरी बेटी रोई थी, और ये तकलीफ मैं नहीं दे सकती उन्हें ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं देख सकती। इस तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकती अपने मॉम डैड को, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी दुनिया में खुश रहिए और मैं उस दुनिया में खुश रहूँगी जहाँ कोई किसी का, शायद मुझे वहाँ कोई मिल जाए लेकिन आपसे अच्छा नहीं मिलेगा। ये तो बात तो कन्फर्म है। दोस्त मिल जाएंगे लेकिन मोहब्बत नहीं मिलेगी। वादा करती हूँ, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में मैं आपसे मोहब्बत कर लूँगी, या अगले जन्म में आप मेरे लिए इसी तरह पागल रहेंगी जिस तरह मैं आपके लिए पागल हूँ। शायद मैं आपको इनकार करती रहूँगी जिस तरह आप कर रहे हैं, लेकिन इनकार की एक लिमिट करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। जो तकलीफ़ आप मुझे देती है ना, वो तकलीफ़ मैं आपको नहीं दूँगी। तुम्हें क्या हो रहा है रूही? मैंने कहा ना कुछ नहीं हो रहा, बस सांस फूल रही है, सर्दी के मौसम में पसीने आ रहे हैं और दिल धड़कने से इनकार कर रही है। और ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। इशिका भी उसके पीछे जाती है, इशिका भागते उसके पीछे जाती है और आवाज़ दे रही थी। वहाँ उसके घर में सब लोग सो रहे थे लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनती। वो भागते हुए बाहर आती है, बाहर आके जिस तरह से चिल्लाती है, रूही रूही मेरी बात सुने, लेकिन रूही उसकी बात नहीं सुनती। रूही भाग रही थी, रूही बहुत तेज भाग रही थी। वो गली से निकलकर मेन रोड की तरफ आती है और इशिका भी उसके पीछे थी। ये नहीं कि इशिका ने उसे छोड़ा था, उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और इस कंडीशन में तो रूही को छोड़ नहीं सकती। वो भागते हुए इशिका उसके पीछे जाती है, लेकिन एक पल के लिए ऐसा होता है कि सारी दुनिया रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। जो यहाँ से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ बस वो सुन्न हो जाती है। सुन्न होने की वजह ये थी कि सामने से एक गाड़ी आके सीधा इशिका को मारती है टक्कर, और इशिका यहाँ सीधा रूही को मारती है टक्कर, और रूही यहाँ से सीधा दूर जाके गिरती है। उसके गिरने के बाद जब वो गिरती है तो उसकी आंखों से सिर्फ एक बूंद आंसू निकलते हैं जो सिर्फ इशिका को देख रहे थे। इशिका एक पल के लिए बुत थी, लेकिन दूसरे ही पल भागती उसके पास जाती है, उसके सर को अपने गोद में रख के कहती तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम सुन रही हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मॉम डैड का ख्याल ख्याल रखना। मेरी मॉम डैड से मुझे बहुत प्यार है। मैंने नहीं कहा है मुझे मरने के लिए, तुमने कहा है मुझे मरने के लिए, और तुम्हारी बात रख के मैं मर रही हूँ। तुम चाहती ना मैं तुम्हारे से दूर रहूँ, तुमसे बात ना करूँ, तुम्हें ना देखूँ, तुम्हारे करीब ना आऊँ, तो जाओ। दे दिए सब कुछ आपको, सारी चीज़ें कर ली मैंने आपके लिए। हाँ, इस बात का दुख रहेगा कि मैंने अपने मॉम डैड की बात नहीं मानी, उनसे प्यार करती उनकी बात नहीं मानी, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूँ इशिका, इस दिल का क्या करूं? मेरा दिल इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं आपसे दूर रह सकूं। मैंने तो नहीं कहा था आपसे प्यार करने के लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया था। सारा कसूर इस दिल का है। इस दिल ने मुझे आपके पास लाकर खड़ा कर दिया। इस दिल ने मुझे आपसे प्यार करने के लिए कहा है। इस दिल ने मुझे आपको अपने पास रखने के लिए कहा है।
मेरी गलती कुछ नहीं है, बस मैंने अपने दिल की मानते हुए आप तक पहुंची हूँ, आप तक का सफ़र किया है। अब मैं नहीं कर पा रही हूँ यार। मैं लड़ सकती हूँ आपके अब्बा से, लेकिन मैं आपसे लड़ नहीं पा रही हूँ। आपके करीब आती हूँ ना, जब आप मुझे तीखी सी बातें सुनाते, आपकी दर्द वाली बातें ना, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता। एक उम्मीद हो, एक होप हो तो के हाँ मैं आपके लिए कर सकती हूँ, सबके साथ लड़ सकती हूँ, लेकिन वो होप ही आप नहीं देते ना मुझे मेरे हाथ में। हाँ, हॉस्पिटल में जा रही, ज़्यादा बातें मत करो। अब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना लफ्ज़ कहना है, मोहब्बत की है मैंने आपसे, मोहब्बत हो गई है आपसे। मैंने खुद से नहीं कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करूं, बस हो गई है मोहब्बत। इस हो गई में कितने हो गई है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, बहुत गहरी मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे, बहुत गहरी। मैं लड़ रही हूँ आपके अब्बा से, बहुत लड़ रही हूँ आपको हासिल करने के लिए, लेकिन उस लड़ाई का कोई फ़ायदा ही नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उस लड़ाई में आपका हाथ नहीं है ना मेरे हाथों में। जिस तरह भी आपने मेरा हाथ थामा है, मुझे जाने नहीं देना चाहती ना, लेकिन नहीं, आपकी आंखों भी मुझे जाने नहीं देना चाहती, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे जाना है। मैं रोकूंगी नहीं खुद को। अब मैं अपने आप को उस चीज़ के हवाले करती हूँ जिस चीज़ को मैं चाहती नहीं थी। आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहती थी, आपके साथ सांसें लेना चाहती थी, लेकिन लगता है सब कुछ ख़त्म, सब कुछ। फिर से कहती हूँ, मेरी दोस्त का भी ख्याल रखिए जो मुझसे बेतहाशा प्यार करती है, और मेरे मॉम डैड का उससे ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, मैं उनके जीने की वजह हूँ, वो उनकी सांसों में सांस लेने की वजह हूँ। मुझे देखकर मॉम डैड खुश होते हैं, जब सुबह होती है सबसे पहले डैड आके मुझे देखते हैं, मुझसे प्यार करते, मेरे माथे पर प्यार करके मेरे गालों को आराम से सहलाते हुए कहते गुड मॉर्निंग बच्चा, बस ये कह के फिर वो चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऑफिस की तैयारी करनी पड़ती। फिर बाद में मेरे मोम आके मुझे जगाते हैं। ये जगाने वाला सिलसिला इसी तरह चलता है। मैं इस चीज़ को अधूरा करके जा रही हूँ। हो सके तो मेरे मॉम डैड का ख्याल रखना, मेरी तनाशा ख्याल रखना, और हाँ, मेरे जाने के बाद ना खुद को देवदास मत बनाना। अगर कोई सच्ची मोहब्बत मिले ना, जिस तरह मेरी तरह तुम्हें प्यार करने वाली मिले, उससे प्यार कर बैठना, उसके साथ रहना। मेरी मोहब्बत को के बाद उसकी मोहब्बत को मत ठुकराना, क्योंकि अगर कुछ नसीब आप होंगे कि आपकी मोहब्बत दोबारा आपको किसी दूसरी जगह पर मिल जाए, उसी मोहब्बत करने वाली मिल जाए जिस तरह मैंने आपसे की है। अगर मेरी तरफ वो भी अपनी जान देने के लिए तैयार है, तो उससे प्यार करना सीखना। ऐसी बकवास बातें मत करो। हम हॉस्पिटल जा रहे, रुको, मैं एम्बुलेंस फोन मैंने कहा ना, अब नहीं रुकूंगी, अब जा रही हूँ। वो एक रेत की तरह उसके हाथ से फिसली जा रही थी। रूही इशिका के हाथों से, जैसे हम रेत को मुट्ठी में करते हैं ना, लेकिन मुट्ठी में रेत आती नहीं है, फिसलती ही चली जाती है, उसी तरह से उसकी बाहों में रूही फिसलती ही जा रही थी। और जो उसे हाथ पकड़ के उसकी हाथ गीली हो रही थी, उसकी सांसें रुक रही थी। इशिका आवाज़ दे रही थी, इशिका कहती देखो मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ तुम्हारी ट्रीटमेंट। नहीं, रुई रुई आंखें खोलो, रुई रुई आंखें खोलो। वो रुई रुई कहती रही कि रुई आंखें नहीं खोलती। रुई की सांसें रुक चुकी थी, रुई का हार्ट बीट बहुत खत्म हो चुका था, जैसे कि ना होने के बराबर। वो अपने कानों को ले जाकर उसके दिल के पास रखती है और उसे आवाज़ देती है, रुई 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 मेरी बात सुनो, तुम इस तरह नहीं जा सकती, तुम आधी अधूरी बात करके नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी भी सुननी चाहिए। रुई 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 आंखें खोलो। लेकिन जब वो बहुत ज़ोर से रुई रुई कहकर एक झटके से उठ के बैठ जाती है, उसकी सांसें फूली हुई थी, उसका चेहरा पसीने से लकबकता। उसके मोम सॉरी उसके रूम में उसके अप्पा, उसकी अम्मा, यहाँ तक कि उसके भाई बहन थे, वो बस एक ही लफ्ज़ चिल्ला रही थी, रुई 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 आंखें खोलो, रुई। उसकी मोम क्या कहती है, उसके पास आती, ज़ोर से उसके कंधे से हिलाती है, और जैसे वो हिलाती है तो उसके अपने सामने अपने मोम डैड को देखकर कहती, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रुई कहाँ है? रुई 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 मेरी बाहों में थी, उसके सर से खून बह रहा था माँ। वो कहाँ है? तुम अपने कमरे में हो, अपने रूम में सो रही हो, चारों तरफ देखो। नहीं 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 नहीं, मेरी मेरी बाहों में रुई थी, रुई। वो आई थी यहाँ पर, वो मुझसे बात कर रही थी, बात करते करते वो भाग रही थी, मैं उसके पीछे भाग रही थी अम्मा। मैं मेन रोड तक गई थी उसके पीछे, पर गाड़ी आ गई, उसे
टक्कर मार के दूर फेंका। तब भी मैं उसके पास गई थी। उसका सर मेरी गोद में था, मेरे हाथ से वो मैंने उसे पकड़ा था। वो कह रही है मुझसे दूर 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 जाएगी। वो ये कहते कहते बेहोश हो जाती है। जब इशिका बेहोश हो जाती है तो उसकी मोम परेशान हो जाती है। उसकी मोम परेशान होकर उसे हिलाती है, इशिका इशिका आंखें खोलो, बच्चा आंखें खोलो इशिका। तो उसके हस्बैंड की तरफ देखते हैं। वो कुछ ना कहकर बस आंखों से ये कह रही, देखा ये है प्यार, जो आप प्यार आप ना देख पा रहे, वो प्यार है आपकी बेटी की आंखों में उस लड़की के लिए। इशिका बेहोश हो जाती। उसकी मोम जाके, उनके पास में ही एक डॉक्टर थे, तो उसका भाई जाके डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जब आते तो कहते ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ये बेहोश हो गई, आप थोड़ी देर बाद मैं इसे इंजेक्शन दे दूंगा तो ये ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। तो उस लोग वहीं पर उसके रूम में बैठे रहते तकरीबन 10 बजे। उसे बेहोश हुए तकरीबन 1 घंटे हो चुके थे जब वो होश में आती है और फिर से पैनिक होती है। फिर से ये कहने लगती है, रुई रुई कहाँ है, रुई को क्या हुआ है। बस एक ही लफ्ज़ वो बार बार रिपीट पर रिपीट कर रही थी। लेकिन उसकी माँ उसके कंधे से पकड़ कर कहती है, तुम सपना देख रही थी। सपना? सपना कहाँ है बेटा? ड्रीम। तुम ड्रीम देख रही थी कि तुम्हारी रूही को कुछ हुआ है। उससे कुछ नहीं हुआ ना मोम, वो ठीक है ना। मैं उससे दूर इसलिए तो हूँ कि वो ठीक रहे, उसे कुछ ना हो, इसलिए तो दूर हूँ उससे। अगर वो मेरे करीब है ना तो वो मर जाएगी। अगर मैं उसके करीब हुई तब भी मर जाएगी। अगर मैं उसके करीब जाकर दूर हो जाऊंगी ना तब भी वो मर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक रहे। क्या कह रही है तुम इशिका, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस हाँ आप कह रही है सपना है ना, तो ठीक है, सपना होना चाहिए और कुछ नहीं। ये कहकर अपने सर को बेड पर रख देती है। बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि हाँ, खुशी के आंसू थे कि वो सपना था। रूही को कुछ हुआ नहीं, रूही बिल्कुल ठीक है। वही दूसरी तरफ जहाँ सुबह के तकरीबन 8 बजे वैसे ही होता है जैसे रूही ने कहा था। उसके डैड आते उसके कमरे में, जब देखते कमरे में बेड पर रूही नहीं है तो कहते, अरे आज तो हमारी बेटी जल्दी उठ गई है। तो इसी तरह सोचते हुए वो देखते वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। तो उसके पापा हैरान थे, ये वॉशरूम का दरवाज़ा क्यों खुला है। लेकिन जब वो वॉशरूम में कदम रखते हैं, हाँ जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला है तो वॉशरूम के अंदर जब वो कदम रखते तो देखते हैं उस टब के अंदर टब के अंदर रूही थी। रूही आंखें बंद करके ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश थी। तो उसके पापा एक झटके से उसके पास जाते और उसे आवाज़ देते, रूही 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 कैसी, रूही रूही आंखें खोलो बच्चा, रूही। वो बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। ये आवाज़ सुनकर उसकी मोम भी आती है। जब उसकी मोम आती है तो देखती है कमरे में नहीं, वॉशरूम से आवाज़ आ रही है। तो वॉशरूम की तरफ आते तो देखते हैं कि रूही पानी के अंदर बेहोश है। तो वो क्या करती है, अब वो भी पैनिक थी। रूही के मामले में अगर माँ बाप है, चाहे डॉक्टर हो या कुछ भी हो, पैनिक तो होना बनता है। तो वो उससे आवाज़ दे रही थी, तो उसके हस्बैंड भी आवाज़ दे रहे थे और उसके मोम भी आवाज़ दे रही थी, रूही 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 कह रही थी। तो पैनिक हो जाती। उसकी अब उसके डैड बहुत ही खुद को काम करते हुए अपनी बीवी को कहते हैं, रुको पहले हम इसे पानी से तो निकालें, इसे हुआ क्या है और ये पानी के अंदर क्या करी, इसे सर्दी से नहीं लगती है और पानी के अंदर पता नहीं कब से बैठी है पागल लड़की, शायद इसी वजह से ये बेहोश है। जैसे उसे बेडरूम में लाते सबसे पहले उसकी मोम क्या करती है, वो जो कंबल था उसे पूरी तरह से उसके ऊपर ओढ़ देती है। एक और कंबल ला के उसे ओढ़ देती है ताकि उसकी जिस्म की जो ठंडाहट है वो कम हो जाए। वो ये नहीं सोचती कि उसके कपड़े उतार देने चाहिए। इस वक्त तो वो चीज़ों में नहीं थी, लेकिन वहाँ पर सर्वेंट वगैरह सब ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पर तकरीबन 5 से 6 सर्वेंट वहाँ पर काम करते हैं, वहीं पर रहते हैं, खाते पीते हैं, उसी कर दिया गया वहाँ पर आराम कर लेते हैं। तो वो सब ऊपर आ जाते। जब ऋषिका रूही की मम्मा की रूही की तरफ देखते सब लोग डर जाते हैं। सब लोग एक साथ आते क्योंकि सब लोग रूही से बेतनाशा प्यार करते हैं। रूही उनके लिए बहुत खुशी वाली और अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है और किसी की केयर करती है। हाँ पैसे वाली है लेकिन मगरूर नहीं थी रूही, वो सबसे प्यार करती थी और सब उससे बेतनाशा प्यार करते थे। तो सब लोग एक साथ खड़े हो जाते और उनको दोनों को देखते। रूही की मॉम डैड बहुत ज़्यादा पैनिक थे। तो वो आते हैं, एक वहाँ से सीनियर जो सर्वेंट थी वो आती है। वो कहती है, मैडम मैडम पहले इनके कपड़े निकालने पड़ेंगे, फिर आप इसे इस तरह हो सकते, इससे ज़्यादा इनको सर्दी लग सकती, इसकी नब्स दिल की धड़कन स्लो चल रही, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। कि हॉस्पिटल क्यों? तो तुम डॉक्टर हो ना, तुम चेक करो। मुझसे नहीं हो रहा, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना है।
बाय चांस का हो कि वहाँ पर सपना की मम्मा किसी काम से वहाँ आती है, लेकिन जब वो सबको दरवाज़ा एक सर्वेंट खोल तो देती है, लेकिन जैसे ही लोग चिल्ला के ऊपर भाग रहे थे तो वो भी भाग के ऊपर आती है। वो भाग के आती तो देखती ही रुई बेड पर थी और उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा पैनिक थे। वो आती है सामने इसी वो आती है सामने सपना की मॉम और रुई की मम्मा को थोड़ा साइड में करती है और झुक के रुई को चेक करने लगती, लेकिन जब चेक करती तो उनकी मॉम डैड की तरफ देख कर कहती बस इतना, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए अभी और इसी वक्त। तुम दोनों पैनिक मत करो, पैनिक करने से कोई हल नहीं होगा, या तुम लोग इसी तरह पैनिक करो, मुझे इस बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाने दो। ये कहकर वो इशारा करती है कुछ सर्वेंट से, वो उसे उठा के उनकी गाड़ी में डाल के सीधा हॉस्पिटल लेके आते, और हॉस्पिटल लेके आने से पहले सिर्फ इतना कहते इन दोनों को भी हॉस्पिटल ला, ये पैनिक कर चुके, इन्हें पैनिक नहीं करना है जब तक हम इसे ट्रीटमेंट देने के लिए लेके जा रही हूँ मैं। ये कहकर वो बहुत गाड़ी को फास्ट चलाती है, इतनी फास्ट चलाती है, ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा उन्होंने इतनी फास्ट चलाई थी। वो सीनियर जो सर्वेंट थी वो भी उनके साथ थी, वो रुई को आवाज़ दे रही थी, रुई बच्चा, रुई बच्चा आंखें खोलो, आंखें खोलो बच्चा, आपके मम्मा पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन रुई कुछ सुन नहीं रही थी। रुई की सांसें आ रही है और जा रही है, दिल की धड़कन लो से लो होती जा रही है, और सर्वेंट इतनी सीनियर थी तो उसके हाथ को कहती मैडम इसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। वो कहती आई नो, इसलिए मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती वहाँ पर पहले से इमरजेंसी के लिए कहा गया था, इमरजेंसी के लिए पहले से कहा गया था कि सब कुछ तैयार किया जाए। इसी रुई को वहाँ से सीधा लेटाते हो और उसे आईसीयू रूम की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है उसकी नब्स बहुत ज़्यादा लो चल रही थी, उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, वो सारी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती। वही दूसरी तरफ जहाँ सपना बहुत गहरी नींद में थी, बहुत प्यारी नींद में थी, वहाँ पर हॉस्पिटल में उसकी सिस्टर भी चली गई थी कि उसकी मॉम ने कॉल करके उसे बुलाया था, और उसकी बहन, यानी कि आधी सी फैमिली तो उसकी डॉक्टर ही थी सिवाय उसके सपना के। सपना को डॉक्टरों से एलर्जी थी कि मेरे घर में इतने सारे डॉक्टर हैं तो मैं क्यों डॉक्टर बनूं। तो पढ़ाई की ज़्यादा शौकीन भी नहीं आती, इतने पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन हाँ इशिका की वजह से इशिका के साथ टिकी थी, इस वजह से इशिका के साथ वो कर रही थी जॉब, वरना उसे जॉब की भी ज़रूरत नहीं है, उसे इतनी पॉकेट मनी मिलती। वो गहरी नींद में थी, उस गहरी नींद में उसकी बाहों में थी नूर, नूर बाहों में थी, और उसकी फ़ोन की बेल बजते जा रही थी, इतनी ज़ोर से बज रही थी तो वो उड़ के बैठ जाती। जैसे उठती है तो वहाँ दूसरी तरफ नूर के भी मोबाइल पर रिंग पे रिंग होती जा रही थी। नूर भी वो मोबाइल देखती है तो देखती है उसके दोस्त का कॉल है, क्योंकि उस टाइम पर संडे के दिन उनका एक प्लान होता था कि वो सब लोग इशिका के घर में, संडे के दिन उनका क्या होता था नूर के साथ उनके दोस्तों का ग्रुप का, कि संडे को हर संडे को वो जाते हैं रुई की मोम की हाथ का नाश्ता करते हैं। एक संडे ही होता है जहाँ उसकी पूरी फैमिली, उसके सारे दोस्त आके तकरीबन डिनर तक, रात के डिनर तक उसके घर में रहते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं, हाँ आधे घंटे या 2 घंटे के लिए बाहर जाते फिर घर के अंदर आके एंजॉय करते, यही रूटीन थी। तो वहाँ पर उसके दोस्त पहुँच चुके थे, लेकिन जब वहाँ का सीन देखते जिस तरह से रुई को हॉस्पिटल लेके जा रही डॉक्टर सपना की मोम लेके जा रही है, वो लोग भी घबरा के उनके साथ पीछे चले जाते, और लोग नूर को कॉल पे कॉल किए जा रहे थे। तो हैरान थी, वो कॉल उठा के कहती हेलो तुम कहाँ, तुम अभी तक सपना मैम के घर में? हाँ मैं सपना मैम, तुम लोगों को क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ क्यों इतनी डरी हुई है? वो रुई को पता नहीं क्या हुआ है, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कि वो एक झटके से बैठ जाती है, एक झटके से सपना जो गहरी नींद में थी वो अपने फ़ोन को उठा के फ़ोन को कट करके बंद करके एक साइड में रख देती, और फिर से नूर को बाहों में लेकर सोने की कोशिश, लेकिन जैसे ही नूर को उठते हुए देखती है वो भी घबरा के उठ जाती है। तो क्या कह रही है तुम, क्या हुआ उसे? हमें नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ आए तो सिर्फ इतना देखा कि डॉक्टर सपना की मोम उन्हें लेकर और हॉस्पिटल में जाती, बस सुना कि हॉस्पिटल जा रही है, हम भी उनके पीछे हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम कहाँ हो, तू भी आ जा। क्या हुआ है उसे? हमें नहीं पता यार क्या हुआ है, हम तो संडे को एंजॉय करने, तुम तो जानते हो यार संडे को हम नूर के घर आते, रुई के घर आते हैं और वहाँ पर पार्टी करते, घूमने जाते, फिर वहाँ पर आते, रात के डिनर तक हम वहाँ पर होते। आज भी तो संडे, भूल गई क्या तुम? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल में? सपना मैम के, मम डैड के हॉस्पिटल, शायद वही लेके जा रही हो, और हम उनके पीछे हैं।
ठीक 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 है, तुम लोग फ़ोन पे रहो, मुझसे बातें करते रहो। वो पैनिक हो जाती है, वो यहाँ वहाँ भागने लगती है, जैसे बेड से उतरती है, कभी बाहर जाती कभी अंदर, इसी तरह कर रही थी। तो सपना से पकड़ के कहती है, नूर नूर क्या हुआ क्या हुआ। वो रूही को पता नहीं क्या हुआ, उसे हॉस्पिटल लेके गए। वो तो कल तो ठीक थी, तुमसे बात कर रही थी फ़ोन पे। मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या हुआ है। मुझे हॉस्पिटल जाना है। ओके रिलैक्स, कौन से हॉस्पिटल लेके गए? आपकी मॉम शायद किसी काम से वहाँ गई थी। आज संडे है? हाँ हाँ, संडे के दिन मॉम जाती है एक टाइम पर उनके पास मिलने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं जाती ना, तो वो लोग घर पे ही मिल लेते हैं। तो आज शायद जल्दी गई होंगी। तो आप ही को हॉस्पिटल में लेके गए होंगे। मुझे जाना है। अरे रुको तो सही, कपड़े तो चेंज करो। नहीं नहीं, मुझे नहीं कपड़े में जाना है। देखो नाइट ड्रेस है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तुम चेंज करो, मैं भी चेंज करके हम लोग चलते हैं। जाओ वॉशरूम में जाके चेंज करो। वो नहीं सुनती। तो सपना क्या करती है? सपना खुद से उसके कपड़े उतारती है, वॉशरूम में लेके जाती, शावर देती है, फिर बाहर आती है, उसे कपड़े पहनाती है, उसे शरीर से ठीक करके उसे वहाँ से लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वो इस होश में भी नहीं रहती नूर कि उसे तैयार करने वाली सपना थी, उसकी मोहब्बत। इस वक्त वो इस कंडीशन में नहीं थी। सपना सिर्फ देख रही थी, इतनी मोहब्बत करती कि उसे ये पता नहीं उसकी मोहब्बत ने उसे टच करके उसके कपड़े पहना है। हाँ, यानी कि नूर सबसे पहले प्यार करती है। नूर नूर सबसे पहले प्यार करती है रूही से। हाय, चलो ठीक है, मैं भी तो प्यार करती हूँ अपनी इशिका से। ये कहते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आती है, लेकिन फिर जब अपनी मोहब्बत की कंडीशन देखती है, उसकी स्माइल छोटी सी हो जाती है। वो उसका हाथ कस के पकड़ के वो लेके चली जाती है हॉस्पिटल की तरफ, वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर रूही को इमरजेंसी में लिया जाता है। इमरजेंसी में उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। डॉक्टर सब कुछ देख रहे थे, तो डॉक्टर देखते हैं उसकी ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो चुकी है। लो होने की वजह से वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी है, और इसी वजह से शायद वो पानी के अंदर कब बेहोश हुई उसे पता नहीं चला। हाँ, पानी में ज़्यादा रहने की वजह से उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ चुकी थी, यानी कह सकते उसे बुखार हो चुकी थी, और उसके हिसाब से उसे ड्रिप वगैरह लगा रहे थे, लेकिन उसके दिल की धड़कन लो हो रही थी। ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये बात कि इसके दिल की धड़कन क्यों स्लो चल रही है। वो अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते। वहाँ बाहर उसके मॉम डैड परेशानी से बैठे हुए थे, उनको संभाल रही थी सपना की बड़ी सिस्टर और उसकी भाभी, उसको रिलैक्स कर रही थी। वो कहती आंटी कुछ नहीं होगा, मॉम ट्रीटमेंट दे रही है ना, आप परेशान क्यों हो रही है? कुछ नहीं होगा। उसे हुआ क्या है? कल तक तो बहुत खुश थी, हमसे बातें कर रही थी, हमें हंस के बात कर रही थी, डिनर तक हम लोग ठीक थे, बातें कर रहे थे। उसे हुआ क्या है? वो बेहोश क्यों हुई? आंटी आप एक डॉक्टर है, इस तरह तो कमज़ोर मत बनिए। मैं एक माँ भी हूँ बच्चा। एक माँ जब अपने बच्चे की ये कंडीशन देखती है ना, वो कुछ सोचती नहीं, और ये नहीं सोचती वो डॉक्टर है, बस एक माँ बन जाती है। और उसे तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। मैं डांटती हूँ उसे, गुस्सा करती हूँ उसके ऊपर। सबसे ज़्यादा प्यार तो उसके पापा से करते हैं, लेकिन मैं भी तो करती हूँ प्यार। मैं भी अपनी बेटी से बेतनाशा प्यार करती हूँ। उसे कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक हो जाएगी ना? आप रिलैक्स रहिए, मॉम वो अंदर है, उसका ट्रीटमेंट चल रही है, आप परेशान मत होइएगा। वो यही बातें कर रहे थे, उसके डेट को संभाल रहे थे उसके जीजा, और वो उसके भाई दोनों संभाल रहे थे। तो अंकल आप यहाँ बैठिए, आप लोगों ने कुछ खाया ही नहीं है खाना। मैं अपनी बेटी के साथ नाश्ता करता हूँ, तुम्हें पता नहीं? चाहे संडे हो, चाहे ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई भी दिन हो, नाश्ता तो मैं अपनी बेटी के साथ करता हूँ, डिनर तक मैं अपनी बेटी के साथ करता हूँ। हाँ, कभी कभार वो बाहर चली जाती है, लेकिन आज संडे तो सब कुछ मेरी बेटी के साथ होता है, लंच डिनर सब कुछ। तो वो कैसे कैसे कर सकती है हमारे साथ? कुछ नहीं होगा उसे। उसकी मोम को कहो रोना बंद करे, उसे कुछ नहीं होने वाला। तो वहाँ भागते हुए नूर और सपना भी आ जाती। जब ये कंडीशन देखती है वो डर जाती है। वो अपना फ़ोन लाना भूल चुकी है, इस कदर डर चुकी थी। वो क्या करती है, यहाँ वहाँ देखते हुए सीधा वो लोग सब नूर की मोम के पास जाते हैं। नूर रूही की मोम के पास जाते हैं। रूही की मोम को हक करके वो रोने लगती है। नूर रोती है तो कहती बच्चा रो मत, उसे कुछ नहीं होगा। तब उसके पापा गुस्से में कहते तुम लोग चुप रहोगे क्या? तुम लोग के रोने से मुझे इरिटेट हो रहा है। मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, सुना तुम दोनों ने? और रोना बंद करो। और तुम नूर, तुम क्यों रो रही है? तुम्हें पता है ना तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी आंसू पसंद नहीं है, तो रोना बंद करो। अब तुम में से कोई नहीं रोएगा, बस चुप रहो और कुछ नहीं।
वो ये कहते हुए उनके भी आंखों से आंसू निकल रहे थे, बिल्कुल आंसू निकल रहे थे। और किसी को होश नहीं था कि कोई इशिका को बता दे कि नूर रुई के साथ क्या हुआ है, किसी को नहीं। सब लोग खुद में थे। वहाँ दूसरी तरफ इशिका की भी हालत ऐसी थी जैसे कि उसके दिल की धड़कनें अजीब सी फील कर रही थी। वो उठ के बैठ जाती है। अब वो ठीक हो चुकी थी, डॉक्टर ने उसे देख लिया था, तो डॉक्टर ने क्या कहने पर कि उसे ज़्यादा ट्रस्ट लिया शायद, इसी वजह से वो बेहोश हुई थी। तो अब वो ठीक थी, अपनी बेटी थी, अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही थी, मतलब नाश्ता कर रही थी। तो वो नाश्ता करते हुए एक झटके से उठ के खड़ी हो जाती है। उसके दिल में अजीब सी दर्द हो रही थी, तो अपने दिल को रब कर रही थी। तो उसकी मोम कहती, तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ नहीं, पता नहीं, अजीब सी फील हो रही है, शायद दर्द हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे दिल में से कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अजीब फील हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे? तुम्हारा वहम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। शायद तुमने बुरा सपना देखा है, इस वजह से। वैसे सपना क्या देखा है? मैं उस सपने को दोहराना नहीं चाहती। प्लीज़ आप लोग लंच कीजिए, मुझे नहीं करना, मुझे भूख नहीं है। जब भूख लगेगी तो मैं कर लूँगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है नाश्ता करने के बाद तुम्हें मेडिसिन दिया जाए ताकि तुम सुकून से सो जाओ, और तुम कह रही हो तुम्हें भूख नहीं है। अब तुम्हें भूख हो या ना हो, तुम्हें लंच करना है, बैठ जाओ यहाँ पे, नाश्ता करना है, बैठ जाओ यहाँ पे। मॉम आप लंच क्यों कह रही? लंच का टाइम 2 बजे का होता है, तो मैं लंच बाद में कर लूँगी ना। तुम्हारी वजह से लंच, नाश्ते को मैं लंच कह रही हूँ, अब बैठो यहाँ पे। और उसे अपने हाथों से ज़बरदस्ती खिलाती है, आधा खाती है, फिर उसकी कहती बस मुझे नहीं खाना। तो उसकी मोम उसके हाथ में चाय का कप देती, कहती ये पियो, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना, इससे थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। तो वो यही करती है, वो पीती है। वही दूसरी तरफ और ये मिस्टर अय्यर की तरफ घूर के देख रहे थे इशिका की मोम, लेकिन वो सर झुका के अपना नाश्ता करने लगते हैं। तकरीबन नाश्ता और मेडिसिन करने के बाद इशिका अपने रूम की तरफ जाती है। वो सोती नहीं, बेड पर लेटती नहीं, उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि कोई चीज़ उससे बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहे, उसके हाथों से वो छूट रहा है। वो पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके हाथों में वो चीज़ आ नहीं रही है। वो बहुत सोचने लगती है, बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, फिर आके बेड पे लेट जाती, कहती सपना था, सपना समझ के भूल जाओ। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सपना था, सपना समझ के भूल जाओ। बस ये कहते कहते वो बेड पर लेट जाते, और लेटते हुए उसकी आंखें लग जाती, क्योंकि जो मेडिसिन दी थी वो नींद की मेडिसिन थी, उससे उसे नींद अच्छी तरह आ जाएगी, ये सोचते हुए वो सो जाती। वही दूसरी तरफ तकरीबन 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। रूही तकरीबन 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। रूही की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ रहा था, उल्टा उसके नब्ज गिरते जा रहे थे, उसकी दिल की धड़कन और ज़्यादा लो होती जा रही थी। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं उसके नब्ज मतलब उसकी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की, जो लो से लो होती जा रही है, जैसे बढ़ना नहीं चाहती, खुद से वो सारी चीज़ें रोक रही है। डॉक्टर परेशान थे, सपना की मोम परेशान थी, वो हैरान थी। तकरीबन सुबह के 8, 9, 10, फिर 11, अब सुबह के 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी कंडीशन वैसी थी जैसे वो लोग उसे यहाँ से घर से लाए थे, वैसी कंडीशन। हाँ, अब फ़र्क सिर्फ इतना था, उसके कपड़े चेंज कर दिए गए थे, उसे अच्छी खासी कंबल ओढ़ दी गई थी। बहुत ज़्यादा उसकी टेम्परेचर बढ़ चुकी थी, कह सकते बुखार, वो बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। डॉक्टर उस बुखार को कम करने की कोशिश कर रहे थे। बुखार कम होगा तो उसकी बीपी अपने आप पर नॉर्मल आ जाएगी, लेकिन बुखार कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ रहे थे। डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट किए जा रहे थे, यहाँ तक कि उसे ड्रिप वगैरह सब कुछ चढ़ाए जा रहे थे, मेडिसिन तक दिया जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर दी जाती है, वो मेडिसिन भी दिया जाता है, लेकिन उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी कंडीशन और ज़्यादा गिर रही थी। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि बस अगर अभी उसे थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दिया ना, तो अपने आप को सब कुछ छोड़ के वो चली जाएगी। और ये चीज़ डॉक्टर सपना की मोम करने नहीं दे रही थी, वो उसे छोड़ती नहीं, वो अकेले में वो ट्रीटमेंट कर रही थी, और खुद ही वहाँ पर खड़े होकर ट्रीटमेंट कर रही थी, और बाकी नर्स, बाकी डॉक्टर उनको उनके साथ दे रहे थे। बाहर उनके मोम डैड की कंडीशन ठीक नहीं थी। वो नूर उसे नहीं संभाल रही थी, नूर नूर संभाल रही थी। सब लोग बैठे थे, परेशान थे। डॉक्टर ने उसके जितने भी टेस्ट किए थे, उस टेस्ट की रिपोर्ट आ रहे थे, चेक कर रहे थे, सारे रिपोर्ट सही थे, सब कुछ सही था। तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात चल रही थी, और यही चीज़ें सोच रहे थे। उसकी कंडीशन ख़राब होते से होते जा रही थी, ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी।
तो एक पल के लिए बाहर आते, जब बाहर आके देखते अपनी दोस्त की तरफ तो उसके पास आते, तो उसकी दोस्त उसे कस के हक करके कहती, मेरी बेटी ठीक है ना, वो उसे कुछ नहीं हुआ ना, प्लीज़ कोई ऐसी चीज़ मत कहना। जब हम कहते तो वो तकलीफ़ आज मुझे महसूस हो रही है, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि आज तक मैंने किसी को ये नहीं कहा है आई एम सॉरी कि हम उसे बचा नहीं पाए। तुम भी मुझे ये मत कहना ना, तुम तो जानती हो ना मैं दिल से काम करती हूँ, और जब तक उस इंसान को बचा ना लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। तुम अच्छी तरह जानती हो ना, तो प्लीज़ मुझे ऐसी कोई चीज़ मत कहना जिससे मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाए। वो मेरी इकलौती बेटी है यार, तू तो जानती है ना मैंने किस तरह से दुनिया में लाई हूँ। तुझे तो मेरी हर तकलीफ़ और दर्द का पता है ना, तो प्लीज़ मुझे ऐसी बात मत कहना जिससे मेरे दिल की धड़कन रुक जाए। मेरे अंदर आग लगी हुई है, मेरे पेट के अंदर आग लगी हुई है। मुझे वो दर्द ऐसा, उस दर्द का एहसास हो रहा है जब मैंने उसे पैदा किया था। मेरा दर्द बढ़ रहा है, प्लीज़ उसे ठंडा कर दो, प्लीज़ उसे कह दो, मुझे ये कह दो मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश। सुना तुमने, नहीं कहूँगी तुमसे, बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हम हार चुके, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें भी तो पता है ना मुझे भी यार पसंद नहीं है, खास करके तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। उसे कुछ नहीं होगा, अगर वो जाना चाहे भी तब भी हम उसे जाने नहीं देंगे। सुना तुमने, क्या मतलब वो जाना चाहती है। तो एक लंबी सांस लेती है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, वो तकरीबन अच्छा खासा पानी में भीग चुकी है, और पानी में कब से भीग रही है ये ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है, कुछ भी नहीं पता। वो क्या सोच के शावर के कपड़ों के साथ गई थी शावर टब के अंदर, कुछ नहीं पता। वो पानी ठंडे थे, गर्म नहीं थे, ये मैंने भी देखा था, तुमने भी देखा था। जब हमने उसकी बोरी को टच किया था तो मैं वॉशरूम गई थी पानी को चेक करने के लिए, तो पानी ठंडे थे। वो ठंडे पानी से नहा रही थी, ये शायद गर्म पानी से नहा रही थी। जब तक वो गाड़ी के अंदर थी तो ठंडे शायद हो चुके थे, कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है, कोई भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि उसे जाना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती, वो शायद यहाँ से दूर जाना चाहती है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की, उसको बचा के ही मैं रहूँगी, ये मेरा वादा है तुमसे कि उसे कुछ होगा नहीं। उसे तो कुछ तो होने दूंगी नहीं, इन हाथों से उसे पैदा किया तुम्हारे सामने। उसे दुनिया में आने में कितनी तकलीफ, मुझे पता है कितनी तकलीफ तुम्हें हुई है उसे दुनिया में लाते हुए, और हर पल मैंने देखा है उसकी पैदाइश से लेकर, उसके जब तुम्हारे पेट में आने से लेकर तुम्हारी पैदाइश तक उसकी मैंने देखा है सब कुछ। तुम किस तकलीफ में थी, किस दर्द में थी, इसके बाद डॉक्टर मैंने तुमसे कहा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। और लफ्ज़ मेरे लिए आज तक सुई की तरह काम करते हैं कि मैंने अपनी दोस्त के कहा है कि वो अपनी बेटी को इस तरह संभाले जिस तरह एक फूल को संभाला जाता है। जब हम एक फूल को बाग में उगाते हैं, उसकी केयर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक माली की तरह संभालो अपनी बेटी को। उसे कोई तकलीफ़, कोई दर्द, कोई चीज़ होने मत देना। और तुमने वही किया है जो मैंने तुमसे कहा था, अब भी मैं वही करूँगी जो मैंने किया कहा था तुमसे। उसे कुछ नहीं होगा। जब तुमने उसे पेट में तुम्हें परेशान होकर मेरे पास आई थी ना एक दफ़ा, जब एक डॉक्टर ने तुमसे ये कहा था या तो आप बचेंगे या तो आपकी बेटी बचेगी, तो मैंने तुमसे वादा किया था तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारी हर ट्रीटमेंट मैं खुद करूँगी, तुम्हें तकलीफ़ होगी तुम मेरे पास आओगी, कुछ भी होगा तुम मेरे पास आओगी। मैं जान भी लूँगी तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी तुम्हारी कंडीशन क्या है, तुम्हारी बेबी की कंडीशन क्या है। बस इतना कहूँगी तुम दोनों को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं अपनी 100 से 100% कोशिश करूँगी तुम दोनों को बचाने की। तो आज भी मैं यही कहती हूँ, तुम कह रही हो तुम्हारी बेटी को कुछ हुआ तुम मर जाओगी ना, तो मैं आज भी वही लफ्ज़ तुमसे दोहराती हूँ, 100% दूंगी अपना। तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बेटी को भी कुछ नहीं होगा। अगर तुम दोनों को कुछ हुआ ना, तो ये तुम्हारे पास जो खड़े, जो मैं तुम्हारी बातें सुनकर उसकी तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, जिसकी आंखों में आंसू है, निकाल नहीं पा रहा, वो भी मर जाएगा। और मैं 3 मौत तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, कतई नहीं। अपनी लाइफ की इतनी जर्नी के बाद मैं 3 लोगों को सदमे में मौत में नहीं देख सकती। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारी बेटी चाहे या ना चाहे उसे जीना होगा। तब भी वो नहीं चाहती थी ना शायद, तब भी तुम्हें तकलीफ़ दे रही थी, अब भी तुम्हें तकलीफ़ दे रही है, तो वो गलत फहमी में है। मैं अपनी दोस्त को तकलीफ़ में तो नहीं देख सकती, अपनी दोस्त को रोते हुए नहीं देख सकती। समझ में आई बात? तो डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा, ये वादा है मेरा तुमसे। अपना ख्याल रखो। सिर्फ तुमसे बात करने के लिए बाहर आई हूँ। जब तक तुम्हारी बेटी ठीक नहीं होती
तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगी, सुना? नहीं आऊँगी। और हाँ तुम, वो अपने बच्चों को इशारा करती है, वो कुछ खाने को लाते, वो कहती नहीं हमें नहीं खाना। सुबह से दोपहर हो चुकी है, अभी 2 बजने वाले हैं, तुम्हें तो कुछ खाना ही होगा। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी को कुछ ना हो और मैं उसे कुछ होने ना दूँ तो तुम्हें खाना होगा, सुना तुमने? अब मुंह खोलो, मैं तुम्हें खुद खिलाती हूँ, बैठो यहाँ पे। वो उसे ज़बरदस्ती खिलाती है। हाँ अब लंच टाइम हो चुका है, तो लोगों ने नाश्ता नहीं किया था तो उसे लंच खिला रही थी ज़बरदस्ती। वो खाना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो अपनी बेटी की वजह से खा रही थी, क्योंकि सामने उसकी वो दोस्त थी जिसने उसकी बेटी को उस टाइम बचाया था जब सारे डॉक्टर ने नाउम्मीद थी। हाँ नाउम्मीद थी, एक तो उसे लेट बच्चा हुआ था, उसकी कंडीशन भी ऐसी नहीं थी। वो डॉक्टर जो लोगों को जिंदगियाँ देती थी, वो डॉक्टर जो कई माओं को उसके बच्चे को उनके गोद में देती थी, आज वो उस कंडीशन में थी। उसे देखकर सब रो रहे थे। वहाँ के हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ थे, नर्स थे, डॉक्टर थे, सब की आंखों में आंसू थी और बस एक ही दुआ थी कि डॉक्टर की बेटी को कुछ ना हो, उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी बेटी को अगर कुछ हुआ तो यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। ये सब की दुआएं थी। लोग कुछ जो क्रिश्चियन थे वो चर्च में जाके दुआ कर रहे थे, कुछ मुसलमान थे वो लोग मुसल्ला खोल के नमाज पढ़ के डॉक्टर की बेटी के लिए दुआ कर रहे थे। यानी कि वो अच्छे थे, अच्छे लोगों के लिए अच्छी चीज़ें होती है, तो यही भी साबिन है। इतने सारे दुआओं में क्या इशिका की मोहब्बत में वो खुद को ख़त्म कर सकती है क्या? यही सोच रहे थे सब। सब तो खैर नहीं, मैं सोच रही हूँ क्या ये सही है? नूर जो नूर जो वहाँ बैठी थी बहुत गौर से देख रही थी। नूर की ज़हन में अब भी ये नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कहीं उसे तो उस सपना के पास आती है, कहीं आपकी दोस्त ने उसे कुछ कहा तो नहीं? मुझे नहीं पता, कल से मैं तुम्हारे साथ थी, उससे बात नहीं हो पाई थी और तुम हमारे साथ में घर से चली गई थी। तो क्या कुछ किया था तुम लोगों ने? जिस तरह आपके कमरे को सजाया था ना, उस तरह पहले हम रूही के साथ गए थे इशिका मैम के घर में। क्या मतलब? वो सारी चीज़ें बताती है। तो कहती कहीं उसने कुछ कहा तो नहीं होगा, लेकिन वो खुद को ख़त्म नहीं कर सकती, इतना यकीन है। अगर वो इशिका मैम से प्यार करती है, लेकिन उतनी मोहब्बत अपने मोम डैड से भी करती है, तो क्या वजह उसकी तबीयत ख़राब होने की, वो भी इस कंडीशन में, पानी के टब में? कहीं उसने खुद को नहीं, मैंने कहा ना वो कमज़ोर नहीं है। और डॉक्टर भी कह रही है उनकी बीपी लो होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, शायद इस वजह से वो पानी के अंदर चली गई थी, वरना वो सुसाइड करने वालों में से नहीं, वो हारने वालों में से नहीं है। चाहे जितनी भी हो जाए वो हारती नहीं है, इतना तो यकीन है मुझे अपनी दोस्त पर। वो इसी तरह कहती है। वो सपना की मोम पूरी तरह से उन्हें खाना खिला के उन्हें मेडिसिन भी देती, तो कहती ये मेडिसिन किस लिए? ताकि तुम घबराओ मत, तुम्हारी बीपी शूट ना हो जाए, जिस तरह की तुम्हारी कंडीशन मुझे लग रही है। डॉक्टर हूँ यार, थोड़ा सा भरोसा रखो मुझ पर। ये कहकर वो फिर से आईसीयू रूम की तरफ अंदर चली जाती है। रूही के पास जैसे ही पहुंचती तो उसकी आंखों में 2 कतरे आंसू निकल आते। अपनी दोस्त को तो कह दिया मैंने कि तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो कंडीशन मैं तुम्हारी देख रही हूँ कि मैं अपनी इस बात पर कायम रहूंगी। तो रूही, तुम हो बच्ची हो, जिंदगी में मेरी टफ केस तुम हो। हाँ पहले टफ केस तब थी जब तुम अपनी मोम के कोख में थी, अब भी टफ केस तो हम हो जब तुम आईसीयू रूम में हो। मेरे लिए टफ केस में से केस एक हो। आज तक मैंने इतने टफ केसेस नहीं किए होंगे जितने टफ केसेस तुमने मुझे करवाए हैं। अपनी पैदाइश से लेकर अब भी तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकती। तुम जो भी करो, तुम्हें नहीं लेना कोई दवाई अपने अंदर, तुम्हें कोई दवाई से हासिल नहीं करना तो मत करो, लेकिन तुम्हें अपने मॉम डैड की मोहब्बत में असर करना है। उस मेडिसिन को तुम्हारी जिस्म में डालने के टाइम पर मैं सिर्फ इतना खाऊंगी, ये गोली दवाई सिर्फ तुम्हारी मॉम डैड के लिए है। अगर तुम इन्हें नहीं लोगी तो सोच लो तुम्हारे मॉम डैड के साथ क्या हो सकता है। वो एक इंजेक्शन लेकर उसे पुश करती है, उसके नस में डालती है, तो देखती है उसकी नज़र उसके हार्ट बीट की तरफ थी। मशीन कहते हैं ना दिल की धड़कन। तो जब वो इंजेक्शन पुश करती है उसके तकरीबन 5 या 10 मिनट बाद वो इंजेक्शन कवर होने लगता है, जैसे उसकी बॉडी को ये चीज़ एक्सेप्ट थी और उसके दिल की धड़कन थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं कह सकती, थोड़ी सी नॉर्मल हो रही थी। तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती। हाँ इसी तरह तुम्हें जीना है,
अगर किसी के वजह से तुम हार रही हो ना, तो अपने मॉम डैड को याद करके जीना पड़ेगा तुम्हें बच्चा। अब तकरीबन रात के 5 दोपहर के 5 बज चुके हैं। उसकी कंडीशन थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। डॉक्टर आके से ये सिर्फ इसकी मॉम डैड को इतना बताते हैं, अभी तक थोड़ा सा कंट्रोल में है हम लोग, ज़्यादा टेंशन मत लो। वहाँ पर सब थे, उसके 5 दोस्त थे, 5 नहीं कह सकते, 4 दोस्त थे, सपना थी, सभी थे वहाँ पर। ना ही थी सिर्फ इशिका और उसकी फैमिली नहीं थी, क्योंकि अभी तक किसी ने उन्हें बताया नहीं। और सपना का मोबाइल तो उसके घर में रह चुका था। और नूर इस कदर पैनिक थी कि नूर ने भी अपना मोबाइल लिया नहीं था। बस वो सिर्फ दुआ कर रहे थे कि रूही को कुछ भी ना हो पाए, रूही ठीक हो जाए, बस यही दुआ उनके लफ्ज़ में थी। उनके मुंह में बस एक ही दुआ थी कि उसे कुछ ना हो पाए, उसे कुछ ना हो पाए। वही दूसरी तरफ इशिका सोकर उठती है, वो अपनी रूटीन करती है जो उसकी रूटीन होती है, अपने कपड़े निकालती है, खुद से अपने कपड़े धोती है, टंगाती है, सब कुछ कर रही थी। लेकिन उसकी दिल बेचैन था। वो यहाँ वहाँ देख रही थी, लेकिन वो फूल जो उसके हाथ में था, अब वो बेड के साइड में पड़ा था, तो उस फूल को लेकर बैठ जाती बेड के ऊपर और फिर से उसे कस के पकड़ लेती है। अब वो फूल थोड़ी सी मुंझा चुकी थी, जैसे कि उसकी रौनक ख़त्म हो चुकी थी, जैसे कि अब वो किताब में रखने वाली फूल बन चुकी थी, वैसे ही एक याद की तरह, एक खूबसूरत याद की तरह। तो फूल को लेकर सिर्फ उसको देख रही थी और देखते देखते रात हो जाती पता ही नहीं चलता। तो उसकी बहन आके कहती दी डिनर का टाइम हो चुका है, तो कहती मुझे भूख नहीं है। तो उसकी बहन कहती है आपने लंच भी ठीक से नहीं किया है, आपको डिनर कर लेना चाहिए। इस तरह से वो रात कट जाती। हाँ, इशिका के लिए एक नॉर्मल रात थी, लेकिन रूही के पाप फैमिली के लिए वो रात बहुत कठिन रात थी। रूही की कंडीशन अब भी वैसी थी, पूरी रात हो चुकी थी, अब सुबह दूसरी सुबह हो चुकी थी। दूसरी सुबह में वो अब भी वहाँ सभी थे। उनमें से उसके कोई भी दोस्त घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। उसके भाई सिस्टर सब लोग उसे कहते, सपना के फैमिली मेम्बर सब लोग कहते, वो कहते नहीं, उनके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़, नहीं हम उसे छोड़ के इस तरह नहीं जा सकते, बस एक ही लफ्ज़, इससे ज़्यादा वो कुछ कहते नहीं हैं। तो वो लोग मनाते हुए वो लोग इसके बाद कुछ कहते नहीं हैं। तो सपना कहती छोड़ दीजिए इन्हें, ये ज़िद्दी हैं, ये जाएंगी नहीं। और तुम्हारे तो आज कॉलेज खुला है, तुम जाना नहीं है? नहीं, मैंने लीव के लिए कह दिया है, जब तक रूही ठीक नहीं होती तब तक मैं आई हूँ। और इशिका उसे बताए, शायद बताना ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब? वो सारी चीज़ें उसे अपनी दी को बताती है कि किस तरह से उसने शायद अब उसके घर में कुछ सजावट की है, शायद उसने कुछ कहा होगा, इसी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होगी। यही चीज़ें बताती जो चीज़ से पता है, इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता। तो उसकी बदी कहती है उसे टाइम दो, वक्त दो, उसके लिए आसान नहीं है। किया आसान नहीं है दी। अब वो लोग बात गार्डन एरिया की तरफ आके बात कर रहे थे। सपना कहती अपनी सिस्टर से कि आसान नहीं है, जब वो प्यार करती तो कह देना, कबूल कर ले। अपने अप्पा की वजह से खामोश है, तो कह रही है वो बच्ची, वो लड़की, एक छोटी सी लड़की से कह रही है कि लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसका साथ तो दो। और वो डरपोक की तरह बिना साथ दिए खड़ी एक कोने में। ऐसे नहीं होती मोहब्बत, मोहब्बत ताकत देती है। और उसे कमज़ोर क्यों कर रही है मोहब्बत, उसे बताइए ज़रा। अजीब बात है, उसकी मोहब्बत उसे कमज़ोर किए जा रही है और दूर होती जा रही है। वो अपने अप्पा की वजह से खामोश नहीं है, इतना तो मैं जानती हूँ उसे। और अगर उसके पास एक चीज़ के लिए मना कर दो वो चीज़ करती है, ये अच्छी तरह जानती हूँ मैं। उसके अप्पा से वो बहुत प्यार करती है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये उसके लिए नहीं, ये मैं नहीं मान सकती। नो वे, मुझे ये मानते हुए दिल नहीं मान रहा कि वो अपने अप्पा की वजह से खामोश है। अब उसकी खामोशी की वजह क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है वो अपने अप्पा के लिए तो उसे छोड़ नहीं रही है। कोई और वजह है और उस वजह को जानने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन अब लगता है कुछ फ़ायदा नहीं है। अब जब वो जिंदा ही नहीं रहेगी तो क्या? ऐसे तो मत बोलो। तो क्या बोलूँ दी? मैंने सुना नहीं मोम आपसे क्या कह रही थी? वो ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बस एक पल के लिए वो ठीक हो जाती है, दूसरे पल फिर से उसकी दिल की धड़कन कम होती जा रही है। यही कह रही थी ना मोम आपसे। और ट्रीटमेंट करते उसके मोम डैड का नाम लेती तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसकी नफ्स वगैरह गिरने लगती है। और ये बात उनकी मोम डैड के सामने नहीं कह रही है। और जिस तरह मोम आज रोई है, मैं देख कर हैरान हूँ। मेरी मोम को आज तक मैं रोते हुए नहीं देखा है, लेकिन हाँ आज कह सकती हूँ, जब हम कहते थे बचपन में छोटे थे, उसी रूही की वजह से मोम परेशान होती थी ना, याद है आपको? जब रूही अंकल आंटी जब मम्मा ने कहा था कि उनकी दोस्त माँ बनने वाली, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी कंडीशन ऐसी ख़राब है और डॉक्टर से डराते हैं। वो डरने वाली चीज़ें थी। तब हम बच्चे इतने नहीं थे, लेकिन समझदार तो थे।
था इतने समझदार कि उनकी बातें समझ जाते थे। आज भी वो ऐसी परेशान है, लेकिन लेकिन तब मोम नहीं रोई थी। तब मोम बुरी हिम्मत से खड़ी थी, लेकिन आज जिस तरह मोम आपकी बाहों में रोई थी ना, वो चीज़ तकलीफ दे रही है। मैंने मोम को आज तक रोते हुए नहीं देखा है। हमारे घर में खुशियाँ गम सब कुछ होता है, लेकिन इस कदर रोना नहीं। उसे कुछ होना नहीं चाहिए। मोम मोम को कहीं उसे कुछ भी नहीं हो। अगर उनकी ज़िंदगी की, उनकी माँ बाप की ज़िंदगी है तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो इशिका को बुला नहीं, अब मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। उसे आना है वो खुद आएगी। उसे पता चलेगा तो आएगी, अगर उसे पता नहीं चलेगा तो मैं उसे बताऊंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं। फिर बाद में कहेंगे वो क्या कहते हो, कौन सा कार्ड खेला है, इमोशनल कार्ड। शायद उसे झूठ भी लगे। अगर मैं उसे कॉल करके कहूँ कि रूही हॉस्पिटल में उसकी ये कंडीशन है, उसे लगेगा कि मैंने झूठ बोला है उससे। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि उससे प्यार करती है या नहीं, बिल्कुल इसी हिसाब से। और मुझे उसे कहना नहीं है, कुछ भी नहीं कहना है। बस मुझे ये फोकस करना है कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें संभालना है। 10 सेट। अब जो होगा इशिका की ज़िंदगी, इशिका की नसीब। लेकिन इतना यकीन है, अगर यहाँ से वो ठीक होके चली गई ना रूही, शायद वो अब कभी भी इशिका के ज़िंदगी में आने की कोशिश नहीं करेगी। इतना यकीन है मुझे, क्योंकि यहाँ से जो ज़िंदगी निकलेगी ना, वो अपने मॉम डैड की होगी, किसी और की नहीं। ऐसा सोचती हो तुम? बिल्कुल। इतना तो मैं शायद रूही को जान चुकी होती कि रूही किस किस्म की लड़की है। मोम को कहीं से कुछ होगा नहीं। वही दूसरी तरफ जहाँ इशिका तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती है, जैसे कॉलेज की निकलती है वहाँ कॉलेज जाती है, अपने कुछ क्लासेस लेती है, वो सपना को कॉल करती है तो सपना का फ़ोन ऑफ था। तो कहती लगता है इसका फ़ोन फिर से चार्ज में नहीं लगा है। पागल लड़की, कभी भी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती। लेकिन उसका दिल थोड़ा सा बेचैन अब भी था। अब भी उसके दिल में बेचैनी थी। वो कुछ नहीं कहती, बस क्लासेस ले रही थी। जब वो इशिका रूही की क्लास में जाने लगती है तो उसे घबराहट सी होती है। वो चाहती कि वो क्लास तो ना ले, लेकिन क्या कह सकते, स्टूडेंटों का टेस्ट वगैरह करना था तो उसे लेने के लिए तो उसे अंदर जाना ही था। तो अंदर जैसी जाती तो देखती है वहाँ पर सब थे, बस एक साइड पर एक ग्रुप नहीं थी। 5 सीट खाली थी। वो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती। लेकिन पढ़ाई जब करती तो उससे अजीब सा दर्द महसूस होता अपने दिल पर। वो अपने दिल को पकड़ के एक चेयर पर बैठ जाती। वहीं पर दूसरी तरफ उसके दिल की धड़कन जो कह रही थी, वहाँ पर रूही की कंडीशन फिर से ख़राब हो गई थी। डॉक्टर फिर से अंदर जाते, उसके ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट करते। वो अपने दिल को सहलाते हुए कहती ये क्या हो रहा है। वो छुट्टी कर चुकी, शायद वो आई नहीं। शायद मेरी चीज़ें उसे शायद पता चल गई होंगी ना, कि किस तरह मैंने उसकी कमरे की सफाई अपने ने। ये नहीं सोचना मुझे। वो फिर से अपने फोकस करती। तब वहाँ पर दबे दबे आवाज़ में कुछ लड़कियाँ बात कर रही थी। अब क्लासेस ख़त्म होने का टाइम हो चुका था। बुरी तरह से सिर्फ 5 मिनट बचे थे क्लास ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब वो क्लास ख़त्म करने से पहले ही बाहर आ जाती, क्योंकि उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो जैसे ही बाहर आती वहाँ पर कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे, जैसे आराम से, तो इग्नोर करके आगे बढ़ता चाहिए। लेकिन जब सुनती है रूही का नाम तो रुक जाती है, उसके कदम थम जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। उसके हाथ में जो बुक्स थे वो बुक्स को कस के पकड़ के खड़ी थी। तो लड़की कहती है यार आज मैं हॉस्पिटल गई थी, तुम्हें तो पता है ना आज मेरी मॉम की चेकअप का दिन था। उनका हार्ट सर्जन हुआ था, तो डॉक्टर ने टाइम टू टाइम हॉस्पिटल में आने के लिए कहा था। हाँ तो तुम तो जाती, कभी तुम्हारी भाभी जाती, कभी तुम जाती। हाँ वहाँ गई थी तो देखा तो वहाँ पर सपना मैम थी। सपना मैम को देखा उनकी। हाँ तो उन्हीं का हॉस्पिटल है, तुमने कहा था कि उनकी मॉम डेड वहाँ के डॉक्टर है। हाँ लेकिन वहाँ पर कुछ और था। क्या मतलब? वो वहाँ पर सब थे, वो ग्रुप है ना, नूर ग्रुप, रूही ग्रुप। हाँ तो वहाँ पर उसके सारे चारे दोस्त वहाँ पर थे और रो रहे थे। और वहाँ पर एक और लेडी अंकल और आंटी थे, वो इस कदर रो रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। हाँ थी नहीं, सिर्फ रूही नहीं थी। क्या मतलब रूही नहीं थी? मतलब ये, फिर जब मैंने एक नर्स से पूछा तो उस नर्स ने कहा है कि वहाँ पर एक पेशेंट है रूही, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है, शायद वो बेहोश हो चुकी है, उसकी दिल की धड़कन काम नहीं कर रही। बहुत सी चीज़ें उसने बताई है मुझे। दुआ करो यार उसे कुछ ना हो, उसकी फैमिली बहुत प्यार करती है। सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अभी 1 घंटे पहले हम हॉस्पिटल से आए, वो मोम घर चली गई तो मुझे यहाँ आने में लेट हो गया था। जैसे ये सुनती है इशिका ने जो कस के किताबें पकड़ी थी उसके हाथ से छूट जाती है। वो किताबें नीचे गिर जाती है। उस लड़की को पकड़ के अपनी तरफ घुमा के कहती क्या कहा तुमने, क्या हुआ है? वो मिस रूही की तबीयत ठीक नहीं, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है।
जैसे ये सुनती है वो झुकती नहीं, वो वहाँ से स्टाफ रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो स्टाफ रूम की तरफ नहीं जाती। वो बिना कुछ लिए, बिना कुछ, जैसे पर्स वो लाई थी वो सारी चीज़ें वहाँ छोड़ के, वो यहाँ तक कि जो किताब है उससे गिर चुकी थी, वो हैरान थी, वो आवाज़ दे रही थी, मिस मिस आपकी बुक्स वगैरह गिर चुकी है, मिस मिस, लेकिन वो सुनती नहीं। वो बिना सुने ही वहाँ से निकल जाती है। वो वहाँ से मेन रोड की तरफ आती है। ये भी नहीं होता कि ऑटो रोके, कुछ नहीं, वो पैदल ही वहाँ से निकलने लगती है। उसे ये नहीं पता तो उसे कहाँ जाना है, उसे किस जगह जाना है, बस इतना याद था कि रूही हॉस्पिटल में थी, सपना के फैमिली हॉस्पिटल में थी। बस वो यहाँ से वो हॉस्पिटल तकरीबन 1 घंटे के रास्ते में आता है। वो 1 घंटे तक पैदल सैर कर रही थी, मतलब जा रही थी पैदल, कभी तेज जाती है कभी स्लो जाती है, बिल्कुल पागलों की तरह होते हैं ना, जैसे कोई पागल रोड में जा रहा है ना, उसे ट्रैफिक का कोई होश है ना किसी चीज़ का नहीं। हाँ, उसे सिर्फ इतना याद है कि उसे जाना है, किसी के पास जाना है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर उसकी जो किताबें खड़ी थी, वहाँ तक उसकी अपनी मोबाइल भी गिर चुकी थी। वो मोबाइल तक लेके नहीं जाती, उसकी मोबाइल में बार बार रिंग हो रही थी, रिंग उसके घर से हो रही थी। वो जिस तरह से बिना नाश्ता किए, बिना कुछ खाए पिए निकली थी, तो उनकी मोम को उसकी तबीयत की फिक्र होती है। जब वो फ़ोन उठाती तो कहती हेलो, तो वहाँ से एक दूसरी आवाज़ सुनती, कहती हेलो कौन बोल रहे हैं? तो कहती है मैम मैं बोल रही हूँ। तो कहती मैं स्टूडेंट हूँ। तो कहती ये तो इशिका का फ़ोन है। इशिका जी पता नहीं उन्हें क्या हो गया, कुछ वो बताए बिना सारी चीज़ें फेंक के चली गई, जैसे उनके हाथ से कुछ चीज़ें टूट निकल चुकी हैं। क्या मतलब क्या हुआ है? तो वो बताती है कि वो लोग बातें कर रहे थे। जब वो ये सुनती है कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे, उसकी मोम जो बेड पर सोफे पर बैठी थी, उसके पास उसकी सिस्टर बैठी थी और उसका भाई बैठे थे, कुछ काम कर रहे थे। तो जैसे ही खड़े देखती है अपनी मोम को, वहाँ पर मिस्टर अय्यर अपने रूम से बाहर आते। जैसे बाहर आते अपनी बेबी को इस तरह शौक में देखते हुए हैरान हो जाते, वो ये सोचने लगते कहीं इशिका को तो कुछ नहीं हुआ है, यही सोचते हुए वो आगे बढ़ते। तो कहते कौन से हॉस्पिटल? तो जैसे ही हॉस्पिटल का नाम सुनते उसके भाई बहन भी खड़े हो जाते। तो वो फ़ोन रखती तो अपने बच्चों की तरफ सिर्फ इतना कहती उन लोगों से, उसके जितने भी सामान है वो उसके स्टाफ रूम में दे दिया जाए, और ये मोबाइल आप अपने पास रखिए, कल अगर वो कॉलेज आए तो उसे दे दीजिए, अगर नहीं आए तो अभी आप दोबारा चेकअप करने के लिए अपनी मोम के लिए जाएंगी? तो कहती है हाँ, दोपहर में डॉक्टर ने फिर से बुलाया, तो वहाँ उस हॉस्पिटल में आके मुझे ये मोबाइल दे दीजिएगा, मुझे कॉल करके बता दीजिएगा कि आप आ चुके, मैं मोबाइल लेने के लिए आ जाएंगे, मेरी बेटी आ जाएगी लेने के लिए। वो घबराहट में थी तो वो खड़ी हो जाती। वो क्या वो मम्मा रूही हॉस्पिटल में? व्हाट? वो लोग शौक नज़र से देखते कि क्या हुआ है भाभी को। जब वो भाभी कहती उसकी ब्रेड उसके अप्पा से घूर के देखते, वो बिना अपने अप्पा की तरफ देखकर फिर से कहती क्या वो भाभी को? पता नहीं, कल कल से हॉस्पिटल में, इसलिए दी इतनी बेचैन है। हाँ शायद ठीक कहा तुमने, इसलिए दी तुम्हारी बेचैन है। तो क्या वो बिना चीज़ें लिए, बिना सामान लिए वो वहाँ से चली गई, और मुझे नहीं लगता उसकी कंडीशन ठीक होगी। कल से वो वैसे भी बेचैन है, अब कुछ ज़्यादा। मेरी दूसरी तरफ अब भी इशिका चलती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था 1 घंटे का रास्ता अब 2 घंटों में होने वाला है, इस तरह लग रहा था। लेकिन वो रुकती नहीं, पसीने से लकपकती, कभी भागती है कभी स्लो चलती है। इसी तरह करते करते वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। हॉस्पिटल पहुँचती है, रिसेप्शन में एक नाम लेती है, वो मैम आप ठीक है? जब नर्स उसको देखती है उसे लगता है उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसे पकड़ते हुए साइड में बिठाती है। वो उसे जैसे टच करती कहती डोंट टच मी। वो रुई सिंह किस रूम में? जी क्या कहा आपने? मैंने कहा रुई सिंह किस रूम में? देखिए आप जो पेशेंट का नाम ले रही है, यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा पेशेंट एडमिट नहीं। कैसे नहीं है ऐसा पेशेंट? वो चिल्लाने लगती है। वहाँ पर 2 से डॉक्टर आके खड़े हो जाते, कहते यहाँ क्या हो रहा है? ये हॉस्पिटल है मैम, इस तरह आप बात नहीं कर सकते। मैं इनसे पूछ रही हूँ रुई सिंह किस रूम में, ये कह रही है ये नहीं है यहाँ। कोई झूठ बोल रहा था क्या? कोई मजाक ही चल रहा है? अगर कोई मजाक कर रहा है तो बहुत ही बकवास मजाक कर रहा है, ऐसा मजाक करना नहीं चाहिए। उसे लगा कि हाँ उन 2 स्टूडेंटों ने शायद रूही के कहने पर मजाक किया होगा। एक लंबी सांस लेती, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी इसी तरह चल रही थी जैसे चलनी नहीं चाहिए। पास थी, वो खुद को रिलैक्स करती, अपनी आंखें बंद करती, तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती, डॉक्टर से बात कर रही थी, आप लोग कुछ खून का बंदोबस्त कीजिए इस खून का। तो जैसी ही आवाज़ सुनती है पलटती है, तो वहाँ पर सपना की दी थी। जब सपना की दी इशिका को इस कंडीशन में देखती है, वो भागती उसके पास आती, इसे तुम इशिका क्या हुआ?
दी आप भी मजाक करने लगी हैं दी? क्या मतलब, कैसा मजाक? किसको खून की ज़रूरत है दी? अरे एक एक्सीडेंट केस आया था, उसकी ब्लडिंग की ज़रूरत है, उसकी ब्लड कुछ ज़्यादा ही बह चुका है, उसकी बात कर रही थी। तुम किसकी बात कर रही हो? क्या हुआ, कैसा मजाक? हाँ हाँ मैं कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। मुझे चलना चाहिए, मुझे घर चलना चाहिए। मुझे लगता है हाँ, मुझे भी लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हुआ क्या है? तब वहाँ पर सपना आ जाती है। सपना जब इशिका को देखे कहती, उसके पास आके कहती तुम ठीक हो? तो तुम्हें हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? हाँ, ये तुम लोग की फैमिली हॉस्पिटल है, तुम कभी भी आ सकती है। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही है। तब तक वहाँ पर उसकी फैमिली भी आ जाती है, लेकिन जिस कंडीशन में वो इशिका को देखते हो हैरान हो जाती है। पसीने से लथपथ, ऐसा लग रहा है कि कहीं गिरी भी थी। हाँ, भागते भागते एक जगह पर पत्थर आई थी और इशिका गिरी थी, उसके माथे पर चोट लगी थी और इस चोट की उसे परवाह नहीं थी। वो इस चोट से बिल्कुल परवाह नहीं करती, इसलिए नर्स उसे देखकर उसे लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी सिस्टर उसे कह रही तुम बैठो, तुम्हारी ड्रेसिंग करनी, तुम्हारे माथे से खून निकल रहा। नहीं नहीं, मैं घर जाऊंगी, घर जाके मुझे कॉल लगाने, किसी को कॉल लगाऊंगी। किसे कॉल लगाओगी तुम? मैं किसी को कॉल लगाना है मुझे, मैं कॉल लगाऊंगी उसे। इशिका, रूही को कॉल लगाओगी? जब सपना के मुंह से ये सुनती हो, सपना की तरफ देख के कहती नहीं, मैं उसे कॉल थोड़ी लगाऊंगी, मेरे दोस्त और भी हैं। अच्छा, जैसे मुझे पता नहीं तुम किसके दोस्त हो किसकी दोस्त नहीं हो। मैं पहली दफ़ा तुमसे मिल रही हूँ ना, जिसे तुम कॉल लगाने की बात कर रही हो ना, वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे खींचते हुए वहाँ से लेके जाती है। जो कंडीशन उसकी थी, जो शायद वो मानना नहीं चाहती है, वो उसे खींचते हुए आईसीयू रूम के अंदर तक ले आती है। हालांकि डॉक्टर से रोकते हैं। उसकी मोम जब सपना को और इशिका को एक साथ देखकर उसे घूरते तो कहते यह क्या तरीका है? किसी को कुछ सच्चाई दिखानी है मोम, उस सच्चाई को उसे देख लेना चाहिए। ये है झूठ, जो लेटी है, जिसे तुम झूठ समझ रही हो, जिसे तुम धोखा समझ रही हो। शायद तुम्हें किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि रूही हॉस्पिटल में है और तुम भागते हो यहाँ आई, और तुम्हें बता दे कान भी हो इन्फॉर्मेशन, अभी तक रूही का नाम रजिस्टर नहीं किया गया है। हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि रूही का नाम रजिस्टर किया जाए। रूही को सिर्फ पेशेंट के तौर पर इस रूम में, इस चार्ट के, इस पर्ची के ऊपर उसका नाम लिखा गया है। बाहर रिसेप्शन में उसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है, और इस एंट्री के लिए मैं बाहर गई थी जब तुम्हें देखा था इस कंडीशन में। तुम्हें कॉलेज में कुछ सुना होगा, एक स्टूडेंट आई थी अपनी मोम के साथ, शायद उनके दोस्तों की बातें तुमने सुनी होगी, तुम भागते हुए यहाँ आ गई। लेकिन जब तुम्हें एंट्री में उसकी नाम नहीं मिली, तुम्हें लगा कोई मजाक कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है। वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। जो सपना इतनी देर से बड़बड़ा रही थी, कुछ भी नहीं, उसकी फोकस, जैसे दुनिया थम जाती है, सब कुछ रुक जाता है, वक्त रुक चुका है, उस घड़ी की टिक टिक रुक चुकी है, सब कुछ। सामने बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए, हाथों में इंजेक्शन लगा हुए, सामने जितने सारे मशीन है वो सब देख रही थी। उसके पीछे उसके मोम डैड भी आते हैं, रूही के मोम डैड, इशिका के मोम डैड भी आते हैं। वो सब जब इसकी कंडीशन देखते हैं, वो बाहर रुक जाते हैं, अंदर कोई नहीं आता। जब ये सारी चीज़ें वो देखती है, सपना की मोम, वो सब की तरफ घूर के देखती है, सपना की तरफ खास करके। व्हाट द हेल, तुम्हें मैनेज नहीं है? आईसीयू रूम में इस तरह ब्रीड नहीं करते मोम, इसे दिखाना ज़रूरी था, दिखा लिए, अब बाहर जाओ। और नर्स को इशारा करती है, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी इशारा करती है, तो वो लोग वहाँ से उनको हटाने लगते। लेकिन इशिका बिल्कुल एक मूर्ति की तरह वहाँ टिक चुकी थी, जम चुकी थी, ना आगे जा बढ़ रही थी ना पीछे। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लगी है। आज इतनी लॉन्ग हो गई, करते करते पता ही नहीं चला कितनी लॉन्ग हो गई स्टोरी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, हो सके तो दुआओं में याद रखिएगा। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर भी रिकॉर्डिंग करने बैठी। अब आप कहेंगे इतना लॉन्ग स्टोरी किया है कि तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है? भाई इंसान हो, ज़ुकाम है, सर में दर्द है, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत में बैठी हूँ। लेकिन आजकल आप लोगों को मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। चले छोड़िए, आपकी मर्ज़ी, मोहब्बत करे भी आपकी मर्ज़ी, ना करे भी आपकी मर्ज़ी। आपकी मोहब्बत मुझे तब दिखती है जब आप लोगों की कमेंट्स मेरे पास आती है। लेकिन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच गैस। बस दुआओं में याद रखिएगा, तबीयत ठीक रहे, और मेरी अम्मी की भी तबीयत ठीक रहे। कुछ दिनों से उनकी तबीयत कभी गर्म कभी ठंडी चल रही।